अच्छा, नाउ सबसे पहले तो ग्रुप 17 के कुछ फैक्ट्स। ग्रुप ऑफ हैलोजेंस, एंड हैलोजेंस का बेसिकली मतलब होता था सॉल्ट फार्मर्स, सो नोन एज हैलोजेंस बिकॉज इनिशियली हमें लगता था कि ये वो एलिमेंट्स हैं जिससे सॉल्ट्स बनाए जाते हैं। जाहिर है अब विद मॉडर्न साइंस सॉल्ट बनाने के और बहुत सारे तरीके हैं, सो दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू बी कॉल्ड हैलोजेंस। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों, they exist as diatomic molecules. सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन exist as F2Cl2 Br2 I2, so they exist as diatomic molecule. The color darkens, आप देख रहे हैं इनका कलर, फ्लोरीन का पेल येलो, इसका येलोइश ग्रीन, इसका रेडिश ब्राउन, इसका ब्लू ब्लैक और एस्ट्रोटीन का शाइनी ब्लैक। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है डाउन द ग्रुप, सिंपल, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आते हैं मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता जाता है। हम बॉन्डिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गर होता है, उसके दरमियान आईडी फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं। आईडी फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होने की वजह से उसकी स्टेट जो है वो सॉलिड से, अपना गैस से, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाती है। तो आप देखें द फर्स्ट टू गैसेस, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस। ठीक है, ब्रोमीन इज अ वेरी वोलेटाइल लिक्विड, यानी रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन लिक्विड होता है, लेकिन जरा सा हीट करने पे वो वेपर बन जाता है, वेरी वोलेटाइल लिक्विड। और आयोडीन और एस्ट्रोटीन दे आर सॉलिड्स। ठीक है बेटा, ये आप लोगों का प्लीज किसी का अनम्यूट होता है उसको उसको म्यूट किया करें। द मोमेंट यू लॉग इन प्लीज म्यूट करें अपने आप को। अच्छा जी अब जरा, अच्छा, एक ऑल हैलोजेंस कैन फॉर्म आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो नॉन मेटल्स के साथ यूजुअली जिनके जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं उनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं यूजुअली कॉल्ड मेटल्स, उनके साथ ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सारे नॉन पोलर हैं, तो नॉन पोलर होने की वजह से जाहिर है इनके दरमियान द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज आईडी। ठीक है जी चलें सिंपल प्लेन फैक्ट्स। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट वाला फैक्ट है या स्टेट वाला फैक्ट है, तो जितना छोटा मॉलिक्यूल का साइज होगा उसकी आईडी फोर्सेस उतनी वीक होंगी, और उतना उसका जो स्टेट जाहिर है गैस होगी। जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता जाएगा उसकी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, बिकॉज उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्ट्रॉन्गर होती है, उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है स्ट्रॉन्गर होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्गर डेवलप करता है, और अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है बिटवीन लार्जर साइज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू अच्छा बच्चों, अब टेस्ट फॉर हैलोजेंस। ये सिंपल बेसिकली लेबोरेटरी टेस्ट है। क्लोरीन ब्लीचेस डैम रेड या ब्लू लिटमस पेपर। देखो, चाहे लिटमस पेपर का कलर कोई भी हो, ब्रोमीन इसको जो क्लोरीन उसको जो है ना वो ब्लीच कर दे। ब्लीच का मतलब होता है डीकलराइज, यानी उसका कलर बिल्कुल उड़ा देगी। अच्छा, आप में से कुछ ये बताएं कि एसिड में लिटमस का कलर क्या होता है? व्हाट इज द लिटमस कलर इन एसिड्स? एनीवन? किसी को याद नहीं है? ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिडिक कंडीशंस। देखो, एसिडिक कंडीशन होता क्या है, जब आप क्लोरीन को डैम्प लिटमस पेपर पे उसके साथ रखते हैं ना, तो क्लोरीन पहले उसको रेड कन्वर्ट करता है और फिर रेड को वो ब्लीच कर देता है। असल में वो असर, ये याद रखो, ये ब्लू टू रेड करता है और फिर उसको ब्लीच कर देता है। असल बात ये है कि ये एसिड्स बनाते हैं, क्लोरीन जब पानी में डिजोल्व होते हैं ना एसिड बनाते हैं, और एसिड उसको रेड कर देता है फिर, लेकिन उसका जो एक एसिड होता है ना वो उसको ब्लीच कर देता है। अभी हम उसके बारे में करते हैं। वैसे वैसे ये हमने पीरियड 3 में भी डिस्कस किया था कि क्लोरीन पानी में जब आप डालते हैं तो वो क्या बनाता है। बहरहाल ये रिएक्शन अभी फिर यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ब्रोमीन लिबरेट्स आयोडीन फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड, और आयोडाइड
विल फॉर्म स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ये आयोडीन का एक होता है, इसके अंदर स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स डालते हैं, और जब आप इसमें आयोडीन ऐड करें ना, तो एक ब्लू ब्लैक कलर का स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो बहरहाल ये इनके बेसिक टेस्ट हैं, ये ध्यान में रखें, दे आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर लैब वर्क, ठीक है, देन इन थ्योरी। अच्छा जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जितने भी ये हैलोजेंस है ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो S2 और P5, अब वो कुछ भी हो सकता है। जैसे फ्लोरीन में आप देखेंगे 1s2 2s2 2p5 है। फिर अगर आप क्लोरीन को देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है। तो n इज अ शेल नंबर। तो सबका शेल नंबर अलग अलग होगा, लेकिन सबका कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी कि उसके आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो जाहिर है उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में पूरे करने के लिए। इसीलिए सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजन की होती है -1। वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और उस पर -1 होता है। लेकिन बच्चों ये बात याद रखो, ये फ्लोरीन को छोड़ के बाकी हैलोजेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्लोरीन की जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा चलिए, पहले कुछ फैक्ट्स हैं। ये जो हैलाइड आयंस होते हैं, ये बॉन्ड कर लेते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सिंपली मेटल्स। मेटल्स के साथ ये आप देखते हैं दे शो आयनिक बॉन्ड्स। फिर कोवेलेंट बॉन्ड्स जो बनाते हैं नॉन मेटल्स के साथ, या जो वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं या जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सो उनके साथ आप देखेंगे ये बनाएंगे। अच्छा, अब ये वाली इंपॉर्टेंट बात है, देखो हैलोजेंस सारे नहीं, बट जो हैलोजेंस उनके अंदर able to expand their valence shell by making use of vacant d orbitals। देखो ये वाली बात जो है ना, मैं आपको जरा समझाता हूं अभी। वेकेंट डी ऑर्बिटल वाली, फ्लोरीन को छोड़ के ये सब ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप देखें, ये जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 1s2 2s2 2p6 और 2p5। अब आपको पता है सेकंड शेल में 2 ही सब शेल होते हैं, s और p, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। लेकिन क्लोरीन को देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, लेकिन आप लोग बॉन्डिंग में पढ़कर आए हैं कि थर्ड शेल में d सब शेल भी होता है। तो d तो होता है थर्ड शेल में। मैंने आपको बॉन्डिंग में बिल्कुल, बल्कि बॉन्डिंग के एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझाया था कि फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है s, सेकंड शेल में 2 होते हैं sp, थर्ड में 3 होते हैं spd। तो इसके अंदर d होता तो है लेकिन खाली होता है। अब लेकिन डी सब शेल है लेकिन खाली है। तो ये इस खाली डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके ये और इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है। यानी अपना खाली डी ऑर्बिटल इस्तेमाल करके वो दूसरे एटम्स को कहता है लाओ यार अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे दो, इधर डी खाली डी ऑर्बिटल में डाल दो। तो इससे क्या होता है, आप कहेंगे सर इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि नॉर्मली जो ये बॉन्ड बनाते हैं ना, ये उससे डिफरेंट बॉन्डिंग भी कर सकते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन तो इनको चाहिए, बट ये एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर लेते हैं जब ये कंपाउंड्स बनाते हैं, और इसीलिए इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको डिफरेंट नजर आएंगे। लेकिन इसमें फ्लोरीन शामिल नहीं है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स, देखो ओ लेवल का बच्चों को लगता है कि क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, बट ये क्लोरीन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है। आप कहेंगे सर वो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे कहाँ? तो वो उसका जो खाली डी ऑर्बिटल है ना, ये उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। फ्लोरीन एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर ही नहीं सकता बस। लेकिन क्लोरीन है ना, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन का मैं आपको बता रहा हूँ, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना, वो -1 से +5 तक जाता है कंपाउंड्स में। यानी अभी जब हम कंपाउंड्स को पढ़ेंगे ना, तो कुछ कंपाउंड्स के अंदर आप देखेंगे +5 तक ऑक्सीडेशन नंबर जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन ये क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि फ्लोरीन के पास वो खाली डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई सबको बात? ओके, चले
आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये आप जरा टेबल देखें, मैंने एक टेबल डाल दिया है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है सबकी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप देखें फ्लोरीन सबसे ऊपर है, यानी सबसे ज्यादा एबिलिटी फ्लोरीन की है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको नजर आ रहा है क्लोरीन, फिर आपको नजर आ रहा है ब्रोमीन, फिर आपको नजर आ रहा है आयोडीन। ठीक है, जाहिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। अच्छा, रेडियस ऑफ कोर्स आपको मालूम है कि सबसे छोटा रेडियस होगा जो सबसे ऊपर है एलिमेंट, तो आप देखें रेडियस इनका बढ़ता जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोर्स बढ़ता जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोर्स बढ़ता जाता है। और क्यों बढ़ता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आते हैं वैसे वैसे इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं अब। चलो भाई, अब इसके रिएक्शंस पर आ जाओ। देखो, हमें एज अ फैक्ट ये मालूम है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन से ही आपको अंदाजा हो जाएगा इस बात का कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। ठीक है, देखो अब नंबर 1 तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा है, फ्लोरीन को जब आप वाटर के थ्रू बबल करते हैं ना, तो वो बनाता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। रिएक्शन तेज होता है, ऑफ कोर्स कोई हीटिंग वीटिंग की जरूरत नहीं होती। क्लोरीन को जब आप वाटर में डालते हैं ना, तो उस रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है, जाहिर है क्योंकि वो फ्लोरीन से थोड़ा कम रिएक्टिव है। और वो बनाता क्या है? वो बनाता है HCl NaOCl। तो देखो अभी जो पीछे मैं तुम्हें बता रहा था ना कि ये डीकलराइज करता है, तो ये जो HOCl है ये डीकलराइज कर देता है लिटमस पेपर को। अच्छा, दोनों एसिड्स हैं, HCl भी एसिड है और HOCl भी एसिड है। ठीक है, ये दोनों एसिड है, जरा इनको देखें। अच्छा, आप जरा ऑक्सीडेशन नंबर्स पे थोड़ा सा जरा गौर करें। यहाँ पे ऊपर देखो, पहले इसको देखो। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी -2 जो हमेशा होता है। प्रोडक्ट साइड पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया और ऑक्सीजन का बढ़ गया, तो इसका मतलब है इस केस में फ्लोरीन रिड्यूस हुआ है और एक्चुअली देखा जाए तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन आप जरा नीचे वाला रिएक्शन देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नीचे वाला जो रिएक्शन है ना, उसके अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। दो प्रोडक्ट्स हैं क्लोरीन के, HCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1, लेकिन HOCl में है +1। वो मैंने कोने पे कैलकुलेशन भी शो की हुई है, बाय द वे ये पीरियड 3 में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि ये क्या होता है। तो एनीवेज फिर एक दफा रिपीट करता हूँ। देखो हाइड्रोजन की, क्योंकि इसके अंदर सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पहले हाइड्रोजन को तो हमने दे दिया +1। अब ऑक्सीजन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आप पहले नेगेटिव नंबर असाइन करेंगे। तो क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पहले हमने उसको दे दिया -2। अब क्लोरीन का क्या होना चाहिए? मैंने X रख दिया और X से आपने निकाला A+1 आ गया। ठीक है, तो इस केस में रिएक्शन पे वापस आइए। एक जगह क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, और एक जगह इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, जिसके अंदर एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। ठीक है, सो वी नो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एनीवेज, और ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये इसी वजह से क्लोरीन को पानी में डाला जाता है। तो देखो मैंने थोड़ी सी और डिटेल इसकी जरा लिख दी है। अच्छा, पहले मैं आपको बताऊं, ये वाटर प्यूरिफिकेशन देखो, दिस इज एग्जैक्टली द रीजन वाई आप क्लोरीन को पानी में डालते हैं। जब आप क्लोरीन को पानी में डालते हैं ना, तो बनता है ये क्लोरिक 1 एसिड। ठीक है, इसको क्लोरिक 1 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो ये बनता है क्लोरिक 1 एसिड। ठीक है, ये है क्लोरिक 1 एसिड जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है। तो पानी के अंदर जो
हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उसे ये ऑक्सीडाइज करके ये किल कर देता है. सो दैट्स व्हाई यू ऐड क्लोरीन टू वाटर. अच्छा, लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. सर आप सनलाइट है ना, सनलाइट से एक्सपोज जो वाटर होता है जिस तरह लाइक स्विमिंग पूल वगैरह का, उसके अंदर क्या होता है कि ये जब आप वाटर में डालें ना तो ये HCl के साथ साथ O2 बना लेता है. HOCl बनाने की जगह ये ऑक्सीजन गैस बना लेता है. अच्छा भाई, अब इसमें मुसीबत क्या है ऑक्सीजन गैस बनाने में? इसमें मुसीबत ये है कि आपका क्लोरीन जो होना चाहिए वो तो, अच्छा देखो, जब प्रोडक्ट निकल जाएगा ना बाहर, प्रोडक्ट इज अ गैस, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता है. और इस तरह होते 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 क्या होता है, पूरा क्लोरीन खत्म हो जाता है. असल में रिएक्शन रिवर्सिबल समझो रहता ही नहीं है ना. इसको, इसका रिवर्सिबल साइन ही क्या बताते हैं, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रहता ही नहीं है. होता तो एक्चुअली ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन निकल जाता है तो फिर वो रिवर्स नहीं हो पाता. ठीक है, तो आपको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है इसको. तो इसका फिर आसान हल हमने ये ढूंढा कि भाई बजाय इसके, अब जाहिर है बार बार कैसे रिप्लेस करें, तो हम रिएक्शन ही बदल देते हैं. तो सनलाइट के अंदर जो रिएक्शन है ना, उसके अंदर ज्यादा बेहतर है कि आप NaClO डालें. तो NaClO जब आप पानी में डालेंगे तो Na+Cl- और HOCl बनाएगा. असल में हमें HOCl चाहिए जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करे. ठीक है, तो बस ये सनलाइट के अंदर जो पानी है उसके अंदर थोड़ा सा आप लोगों को जरा काम डिफरेंट करना पड़ता है. वैसा नॉर्मली वाटर के अंदर आप ये वाला रिएक्शन होता है ऊपर वाला जो हमने लिखा. ठीक है, चलो बच्चों, अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्रुप नंबर 17. मेरे ऊपर देखो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ भी है, इसलिए क्योंकि ये आता बहुत ज्यादा है. वेरी केयरफुली देखना एग्जाम में तुम्हें क्या कहा हुआ है. अगर तो उसने कहा हुआ है रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड कोल्ड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कोल्ड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन रिएक्ट करके बनाता है NaCl, NaClO एंड वाटर. याद कर लीजिए रिएक्शंस को. ठीक है, NaCl, NaClO एंड वाटर. ठीक है, इसके अंदर भी NaClO के अंदर देखो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हुआ है क्लोरीन का. इधर भी ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का +1 आ रहा है. देखो कैसे, सोडियम का +1, एक ऑक्सीजन का -2, तो 0 लाने के लिए क्लोरीन का जाहिर है +1 होगा. तो ये भी एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है जिसके अंदर क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और क्लोरीन रिड्यूस भी हो रहा है. ठीक है, इसके अंदर भी आपको यही नजर आएगा. लेकिन बच्चों इसका जो की पॉइंट है ना, वो इसकी कंडीशन है. कोल्ड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaCl, NaClO और वाटर बनता है. ठीक है, आपसे पूछा जाएगा क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन ही रिड्यूस हो रहा है. क्योंकि एक कंपाउंड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और एक कंपाउंड में NaCl में आप देखें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है. ओके, अच्छा, लेकिन अगर यही रिएक्शन हॉट कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया जाए, देखो ये कोल्ड डाइल्यूट था. ठीक है, ये हॉट कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड है. हॉट कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रोडक्ट बदल जाता है. इसमें NaCl तो बनता है लेकिन उसके साथ साथ बनता है NaClO3. ये NaClO3, ये फर्क है. वहां बनता है NaClO, यहाँ बनता है NaClO3. अच्छा, है ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन. इसके अंदर भी अगर आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें तो वो +5 आएगा. सेम वही तरीका, सोडियम का +1, एक ऑक्सीजन का -2, लेकिन यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो ये टोटल हो जाएगा -6. तो बैलेंस करने के लिए, 0 लाने के लिए आपको x की वैल्यू जाहिर है +5 पुट करनी पड़ेगी. ठीक है बच्चों, ये बहुत ज्यादा रिएक्शन MCQs में भी आता है, एग्जाम में भी आता है. दे जस्ट टेंड टू लाइक दिस रिएक्शन. तो आप लोगों को ये रिएक्शन अच्छी तरीके से जो है वो आना चाहिए और ये सबके जहन में रहे कि
ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की बड़ी क्लासिक एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया जी। अब बच्चों, रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस विद हाइड्रोजन। ठीक है, देखो सारे हाइड्रोजन के साथ ये हैलोजन ना, हमने एक्स यूज किया हुआ हैलोजन के लिए, X2, लाइक X2 का मतलब एग्जांपल Cl2 या F2, ठीक है, या Br2, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसकी मैं एक एग्जांपल अभी आप लोगों को यहाँ भी दूंगा। देखो पहले तो ये सारे रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फॉर्म कर लेते हैं HX, यानी HF, HCl, ठीक है। अच्छा अब आइए, अच्छा अब बेटा इस नोट्स में ना जहां जहां आपको ग्रुप 7 लिखा हुआ नजर आए ना, वहां उसको 17 कर दीजिएगा। वजह है कि ज़ाहिर है ये थोड़े पुराने नोट्स हैं, उस वक्त ये ग्रुप 7 ही कहलाता था। बाद में ज़ाहिर है इसका नाम चेंज करके ग्रुप 17 कर दिया। तो आप इसको बस देख लीजिएगा, बस आप समझ जाइएगा जहां जहां ग्रुप 7 है वो ग्रुप 17 ही है। ठीक है, ओके। पहले तो देखो, अब रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकता है और रिवर्सिबल नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। ठीक है, लाइक देखो पहले फ्लोरीन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो वो बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, और यानी इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है कि अगर आप उसको अंधेरे में भी करें ना, असल में अंधेरे का इस वक्त क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो यूवी लाइट की प्रेजेंस में तो खैर ये तबाही होता है, और हाई टेम्परेचर पे भी। तो अगर आप इसको अंधेरे में भी करें और इतने लो टेम्परेचर -200 पे भी करें, तो तब भी रिएक्शन बहुत तेज होता है। तो ये इतना तेज रिएक्शन होता है कि आमतौर पे हम इसको अवॉइड करते हैं, इतने एक्सप्लोसिव रिएक्शन को। ठीक है, सो फ्लोरीन का तो बहुत तेज रेट होता है जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। असल में हाइड्रोजन खुद भी बहुत रिएक्टिव है और फ्लोरीन खुद भी बहुत रिएक्टिव, दो इतनी रिएक्टिव चीजें जब रिएक्ट करती हैं तो बहुत जाहिर है रिएक्शन का रेट इज वेरी वेरी फास्ट। अच्छा, क्लोरीन भी अगर सनलाइट के अंदर करें तो उसका रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव होता है, लेकिन अगर आप उसको सनलाइट पे ना करें, डिफ्यूज सनलाइट का मतलब है कि अगर आप सनलाइट को डिफ्यूज कर दें, उसकी इंटेंसिटी कम कर दें, तो फिर रिएक्शन इतना तेज नहीं होता। ठीक है, ब्रोमीन जो है वो रिएक्ट करता है एट अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इससे लो टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको पैलेडियम कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। और आयोडीन तो स्लोली और रिवर्सिबली रिएक्ट करता है, ठीक है, एट हायर टेम्परेचर, और जाहिर है इसका रिएक्शन जो है ना वो रिवर्सिबल होता है। तो आप लोगों को ये सारे जो है ना वो फैक्ट्स बस एक दफा पढ़ लें, समझ लें फैक्ट्स को, और इसमें कोई ऐसी कमाल की चीज नहीं है। देखो आयोडीन, बच्चे मुझे पूछते हैं सर आयोडीन तो सॉलिड होता है, तो आपने यहाँ गैस क्यों लिखा है? वो गैस इसलिए लिखा है क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है ना, जब आप इतना स्ट्रांगली हीट करते हैं तो आयोडीन वेपर बन जाता है। वैसे बाय द वे आयोडीन सब्लाइम करता है, आयोडीन जो है ना वो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलें जी, ये हो गया आपके कुछ इसके साथ फैक्ट्स। अच्छा बच्चों, अब जरा पहले कुछ ये वाली चीज समझ लो। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन। अब रिएक्टिव का मतलब कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसीलिए इसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अच्छा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं, इसको भी समझ लें। देखो, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो सबको याद है ना, जो चीज रिड्यूस होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। और हम ये पढ़ कर आए हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गेट रिड्यूस्ड। तो जो भी चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है ना वो खुद तो रिड्यूस होती है, लेकिन वो कहलाती ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमेशा याद रखो, जिनको नहीं पता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिड्यूस होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज होते हैं। क्योंकि फ्लोरीन सबसे आसानी से रिड्यूस हो सकती है, इसीलिए सारे हैलोजेंस में से हम ये कहते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, फ्लोरीन है। और सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडीन है। आसान लफ्जों में
सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन फ्लोरीन कर सकता है और सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन गेन आयोडीन कर सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, HX, इनको कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स। ओके, they are called hydrogen halides. ओके, देखो सारों को जब तुम हीट करते हो तो वो टूट जाते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड हैलोजन, ठीक है, लेकिन HF और HCl डिकम्पोज नहीं हो सकते स्कूल कॉलेज लेबोरेटरी में। देखो, जब हम कहते हैं डिकम्पोज नहीं हो सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि यानी कभी जिंदगी में डिकम्पोज हो ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे स्कूल कॉलेज लेबोरेटरी के अंदर जो इक्विपमेंट्स है ना, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इनको डिकम्पोज कर दें। हाँ, आप उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे हीट करें कोई जाके तो फिर एक अलग बात है, बट स्कूल कॉलेज लेबोरेटरी इस काबिल नहीं है कि आप उसको हीट करके डिकम्पोज कर सकें। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई? अच्छा, चलिए, अब अगर तो इससे, अच्छा, इससे आपको एक और बात पता चलती है ना, इससे आपको ये बात भी पता चलती है कि ये इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, इसलिए ये डिकम्पोज नहीं होते। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, तो ये हीट से डिकम्पोज हो जाते हैं। तो जो हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड है, द बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, द बॉन्ड्स आर स्टेबल, सो दे डू नॉट डिकम्पोज। लेकिन HBr और HI जो होते हैं ना, वो हो जाते हैं। तो इसका लेबोरेटरी में करने का तरीका क्या है? ये बल्कि इनका ना एक तरीके से टेस्ट के तौर पे भी यूज होता है HBr और HI के लिए। अगर आप एक रेड हॉट वायर लेके जाएं तो HBr क्या करता है? डिकम्पोज इन अ स्मॉल अमाउंट गिविंग रेड ब्राउन Br2। तो जैसे ही आप इसको लेके जाएंगे ना, तो रेड ब्राउन एक फ्यूम्स निकलेंगे, वो ज़ाहिर है ब्रोमीन के होते हैं। ठीक है, और वो ब्रोमीन क्यों बनती है? क्योंकि वो टूट जाता है इनटू हाइड्रोजन। ये वाला रिएक्शन होता है ना, ये देखें, H2 and Br2, तो यहाँ पे H2 and Br2 बनता है। यहाँ पे ये वाला रिएक्शन होता है इसका। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, इसका ये वाला, ये HBr will decompose to, ये 2HBr will decompose to ऐसे H2 and Br2। ठीक है, ये Br2 गैस होती है यहाँ पे, लाइक दिस, Br2 गैस। और सिमिलरली HI भी डिकम्पोज हो जाता है। HI जब डिकम्पोज होता है तो ये पर्पल या वॉयलेट वेपर्स देता है आयोडीन के। तो इसके अंदर ये होता है यही HI, ठीक है, HI डिकम्पोजेस टू H2 and I2। ठीक है, चलो बस याद रखो, इससे आपको सबसे आसानी से HI डिकम्पोज होता है। उसकी बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। सबसे आसानी से HI से डिकम्पोज होता है क्योंकि सबसे वीक बॉन्ड इसका है। सबसे मुश्किल से डिकम्पोज होता है ये जो HF है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसका है। ओके, चलो, ये बॉन्ड बाय द वे कौन सा बॉन्ड है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है जिसकी बात हो रही है, क्योंकि एटम्स के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना। चलें जी, अब एक बात देखो, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड HF का है, क्योंकि उसका रेडियस फ्लोरीन का सबसे छोटा होता है, स्मॉलर रेडियस ऑफ फ्लोरीन। इसीलिए सबसे मुश्किल है HF को रिएक्ट करवाना। असल में देखो, जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसको एनर्जी बहुत चाहिए होती है तोड़ने के लिए, तो वो रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए तो यहाँ पे ये डिकम्पोज नहीं हो रहा था। ठीक है, मुश्किल से डिकम्पोज होता है। और सबसे ज्यादा जो आसान होता है ना डिकम्पोज करना, वो HI को होता है, या उसके रिएक्शन सबसे तेज होते हैं। सबसे रिएक्टिव HI इसलिए होता है क्योंकि उसका बॉन्ड वीक होता है। बॉन्ड क्यों वीक होता है? क्योंकि सबसे जो लार्जर रेडियस है वो आयोडीन का है।
इसीलिए मोस्ट रिएक्टिव इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड है और लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अब देखो ये बात जो है ना वो बार बार हम लोगों को समझाते हैं, बट कुछ लोगों के ये बात जो है ना वो दिमाग में नहीं घुसती। वो कहते हैं सर ये कैसे हो सकता है कि आयोडाइड वाला जो कंपाउंड है वो मोस्ट रिएक्टिव हो। भाई ये आयोडाइड का कंपाउंड है, आयोडीन नहीं है। सिमिलरली वो फ्लोरीन का कंपाउंड है, वो फ्लोरीन नहीं है। हाँ फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है लेकिन HF कम रिएक्टिव होता है। इसी तरह आयोडीन बहुत कम रिएक्टिव होता है लेकिन इसका जो ये वाला कंपाउंड है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, जो इसके जो HI है। और हैलोजन एल्केन में ऑर्गेनिक में भी ऐसे ही होता था। जो फ्लोरो एल्केन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं और जो आयोडो एल्केन्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये वही वाली स्टोरी है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा अब आ जाइए बच्चों हैलाइडाइन पे। अच्छा जरा मेरी बात गौर से सुनना है। ये पहले इसको देखो। अब ये हैलाइड आइंस हैं, अब ये हैलोजेंस नहीं है। पहले तो अपनी बात को ठीक से जरा समझो। ये हैलाइड आइंस हैं। हैलाइड आइंस का मतलब है ये F-, Br-। अच्छा इनके अंदर क्या टेंडेंसी होती है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? ये ऐसे। तो ये हैलाइड आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद है ना सबको? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑक्सीजन ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या बन जाते हैं, हैलोजेंस बन जाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है, फ्लोराइड या आयोडाइड? तो बच्चों इसमें उल्टा है, इसमें सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है आयोडाइड। देखो फ्लोरीन, जब इसको नॉन मेटल्स को पढ़े थे तो हम कहते हैं फ्लोरीन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। लेकिन जब आइंस की बात आती है ना तो उल्टा है, फ्लोराइड आइन सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सिंपल, उसकी वजह क्या है भाई? उसकी वजह यही है जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं ना रेडियस इंक्रीज होता है। जब रेडियस इंक्रीज होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पुल होता है ना वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पुल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आयोडाइड का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो पुल है वो वीक है। तो आयोडाइड आयन क्या करते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ठीक है, सब देखो मैंने ना यहाँ पर नीचे एक इक्वेशन लिखी है समझाने के लिए, ये वाली देखो। इसका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो सकता है फ्लोराइड में, और फ्लोराइड इलेक्ट्रॉन लूज करके वापस कन्वर्ट हो सकता है फ्लोरीन में। ठीक है, आप मुझसे पूछेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल है या बैकवर्ड? ऑफ कोर्स फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा है, लेकिन जो फ्लोराइड आयंस हैं उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की वीक है। ठीक है, आप कहेंगे सर फ्लोराइड आयन की टेंडेंसी क्यों वीक है? क्योंकि फ्लोराइड आयन का रेडियस छोटा है और इलेक्ट्रॉन को उसने जोर से पकड़ा हुआ है, वो चाहता नहीं है इलेक्ट्रॉन लूज करना। ठीक हो गया। लेकिन यही कंपैरिजन जब आप आयोडाइड के साथ करेंगे ना, सो आयोडाइड के अंदर उल्टा होगा। आयोडाइड के अंदर अगर आप कहेंगे ना सर यही इक्वेशन आयोडीन की होगी अगर यहाँ पर, ठीक है, अगर आयोडाइड के लिए आप मुझसे कहेंगे यही रिएक्शन,
तो इसके अंदर बैकवर्ड ज्यादा फेवरेबल होगा और फॉरवर्ड रिएक्शन इसका कम फेवरेबल होगा, यानी बैकवर्ड आसानी से होगा। उसकी वजह, क्योंकि आयोडाइड आयंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से लूज कर देते हैं। क्यों लूज कर देते हैं आयोडाइड आयन आसानी से? क्योंकि उनका रेडियस बड़ा होता है। ठीक है, रेडियस बड़ा होता है तो आसानी से लूज कर देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आयोडाइड आयन इनमें कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अच्छा, जब आप इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, दिस इज ऑक्सीडेशन, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन। तो इसका जो बैकवर्ड रिएक्शन है समझो वो ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन जो करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो आयोडाइड आयन क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, आयोडाइड या फ्लोराइड? तो आसान बात, सबसे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर सकता है? अभी मैंने आपको बार बार समझाया, आयोडाइड आयन लूज कर सकते हैं। तो क्योंकि आयोडाइड आयन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आयोडाइड होते हैं। क्योंकि फ्लोराइड सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसीलिए से वीकेस्ट ये होता है। ठीक है, चलो। तो अब मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं। बेटा, जो हैलोजेंस होते हैं ना, हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनमें सबसे रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, क्योंकि वह सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। जो चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो रिड्यूस होती है, और जो चीज रिड्यूस होती है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो हम ये भी कहते हैं फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयोडीन सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन जब उनके आइंस की बारी आती है, तो जो आइंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा रेडियस आयोडाइड का है, तो वो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि उसका पुल सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और इलेक्ट्रॉन लूज करने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जो चीज ऑक्सीडाइज होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाती है। तो हम ये कहते हैं कि आयोडाइड आयंस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सिंपली बिकॉज दे कैन मोस्ट इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स, एंड फ्लोराइड आयंस आर द वीकेस्ट reducing agents because they cannot easily lose electrons. ठीक है, ये सारे सवालों के जवाब मैंने यहाँ लिख दिए हैं। Why iodide is a stronger reducing agent than fluoride? Due to larger ionic radius of iodide, it requires less energy to lose electron compared to fluoride, or less attraction on valence electrons by the nucleus in iodide due to larger distance. ठीक है, सबको समझ में आ गया ये? कोई मसला? चले आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, चलें जी। सर, अब ये रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, विच इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन, हैलाइड आयंस का। ठीक है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो देखो, ये जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये बड़ा मशहूर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये हैलाइड आयंस, अभी मैंने आपसे कहा, ये बड़े अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो समझो एक रिड्यूसिंग एजेंट और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, क्लोराइड आयंस के लिए हम NaCl यूज करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है NaCl पानी में डिजोल्व हो जाता है, कॉमनली अवेलेबल है। तो हम ये क्या करते हैं, NaCl को यूज करते हैं एज सोर्स ऑफ क्लोराइड आयंस। ठीक है, अब जरा समझते जाएं। इफ ड्रॉप्स ऑफ concentrated sulfuric acid are added to solid sodium chloride, तो बच्चों रिएक्शन क्या होता है, NaCl H2SO4 से रिएक्ट करके बनाता है NaHSO4 NHCl। ठीक है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा रिएक्शन को। ठीक है, अच्छा,
अब इसमें आप देख सकते हैं कि सोडियम इज अ स्पेक्टेटर आइन, तो मैंने सोडियम आप, अच्छा इसके अंदर वैसे समझा जाए तो ये और अच्छा मैं अभी आपको खैर उसका बताता हूँ, पहले सोडियम का बता दूं। तो आप सोडियम के बगैर भी रिएक्शन लिख सकते हैं, सोडियम के साथ भी लिख सकते हैं। सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सोडियम के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, बाकी सब में चेंज आ रहा है। ठीक है, हाँ सीएल में भी टेक्निकली कोई चेंज नहीं आ रहा, बट मैं सीएल को इसलिए यहाँ पे कैंसिल नहीं कर रहा क्योंकि सीएल का तो मुझे रिएक्शन शो करना है ना। ठीक है, असल जो चीज हो रही है ना उसको आप देखें। बेसिकली यहाँ पर H2SO4 जो है वो HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी वहां पर एक H हट गया और वहां पर एक Na आ गया। रिडॉक्स रिएक्शन ये नहीं है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होते। आप कैलकुलेट करके देखें, सल्फर का भी वही +6 है, क्लोराइड का भी वही -1 है। तो फिलहाल अच्छा अभी आप अगर इसका 1 मिनट के लिए ना मैं इसको Na को अभी लिख देता हूँ, अभी कैंसिल नहीं करता इसको, मतलब कैंसिल तो आप खैर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। NaCl and NaH ऐसा वो ठीक है। फिलहाल मैं अभी इसको करके लिख देता हूँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर्स के लिए बस यहाँ -1 है। ठीक, अच्छा इधर भी इसका भी +1 है। अब ये HSO4 माइनस होता है, H +1 होता है C। ठीक है, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर जरा इनके लिख दिए हैं समझाने के लिए। ओके, सो रिएक्शन बच्चों फिर से बता रहा हूँ। NaCl जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म NaHSO4 एंड HCl। लेकिन जब आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे ना, ब्रोमाइड के साथ सॉरी, इसके अंदर दो रिएक्शन होंगे। पहले NaBr रिएक्ट करेगा और वो बड़ा आइडेंटिकल रिएक्शन होगा, वो HSO4 बना लेगा। लेकिन ये जो HBr है ये फर्दर H2SO4 से रिएक्ट करके बना लेगा SO2 प्लस H2O प्लस Br2। ठीक है, अच्छा इसको बैलेंस कर लेंगे हम। इस सेकंड रिएक्शन इसका एक्सोथर्मिक होता है। अच्छा अब इसका नेट रिएक्शन बच्चों, अब देखो ये पहला रिएक्शन है, ये दूसरा रिएक्शन है, तो इसका मैंने नेट रिएक्शन लिख दिया। नेट रिएक्शन के अंदर देखो मेरे पास जो रिएक्टेंट है NaBr और H2SO4 लिखा मैंने, और जो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट होता है ना वो होता है NaHSO4 SO2 Br2 और वाटर। अच्छा देखो इसमें HBr मैंने क्यों प्रोडक्ट में नहीं लिखा, क्योंकि HBr पहले रिएक्शन में बनता है और दूसरे में रिएक्ट हो जाता है। तो समझो HBr आपका एज प्रोडक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वो यूज अप हो जाता है, रिएक्ट हो जाता है अगर हम दायरे एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड रखें तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसके अंदर आप देखें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +4 हो रहा है और Br का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 हो रहा है। अब अगर आप गौर करें, देखो इधर अगर आप देखें तो क्लोराइड आइंस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करा पाए थे, लेकिन ब्रोमाइड ने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +4 कर दिया। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये एक एविडेंस है इस बात का कि ब्रोमाइड आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड आइंस तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज करा पाए थे, सल्फर का रिएक्टेंट पे भी +6 था और प्रोडक्ट में भी +6 है, लेकिन ब्रोमाइड आइंस ने जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें ये मैंने अभी आपको बता दिया, चेंजेस फ्रॉम +6 टू +4, और ये यहाँ पे SO2 का +4 हो गया। ठीक है, सो ब्रोमाइड हम ये कहते हैं रिड्यूसेस H2SO4 बट Cl कैन नॉट।
because Br is stronger reducing than Cl. Okay, so just an evidence कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। क्लियर हो गई बात सबको? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चलो ये मैंने लिख दिया, SO4 is reduced to SO2, Br is oxidized to this। सर अब जरा आयोडाइड आयंस का गेम देखिए। आयोडाइड आयंस क्या करते हैं? आयोडाइड आयंस में पहले तो सोडियम आयोडाइड रिएक्ट करता है H2SO4 से और बना लेता है NaHSO4 NHI, जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड, जस्ट लाइक सोडियम ब्रोमाइड। देखो पहला रिएक्शन ना तीनों का एक जैसा ही होता है। आप उधर देखो उसका भी पहला एक जैसा ही था, यही था, तो NaHSO4 HBr बना लिया था। इधर भी ऐसे ही था, NaHSO4 और HCl बना लिया था। आयोडाइड के साथ भी ऐसा ही है, NaHSO4 और HI बना लिया। तो पहला रिएक्शन तो आप समझे इनका सेम है। अब दूसरे पर आओ। फिर ये जो HI बनता है ना, ये HI ये H2SO4 से रिएक्ट करके ये बना लेता है SO2 I2 NH2O। ये भी बिल्कुल वैसा ही सेकेंड रिएक्शन है जैसा ब्रोमीन का था। देखो ये अभी Br माइनस में भी जो सेकेंड रिएक्शन है वो होता है SO2 H2O और Br2, बस इसमें Br2 का जगह I2 आ गया है। ठीक है, तो इधर भी आप देखें इसका जो सेकेंड रिएक्शन है वो ये SO2 I2, ठीक है, उधर Br2 था, इधर I2 है और वाटर। बट क्योंकि आयोडाइड आयंस उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका फर्दर रिएक्शन होता है। अब क्या होगा, ये HI जो है ना वो SO2 के साथ रिएक्ट करके वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इनटू सल्फर, आयोडीन एंड वाटर, और फिर वो सल्फर के साथ भी रिएक्ट करके फर्दर कन्वर्ट हो जाता है H2S NI2। तो बच्चों आप लोगों को ये सारे जो रिएक्शंस है ना, सारे ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो रिएक्शन होता रहता है। तो आप लोगों को ये सारे रिएक्शन जो है वो एक 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 ये सारे याद करने पड़ेंगे। अब फाइनल रिएक्शन देखो, अब हमेशा हम क्या करते हैं, इसका एक नेट रिएक्शन लिखते हैं ना, अब सारा तो नहीं स्टेप्स लिख सकते। तो इसका जब नेट रिएक्शन आप लिखेंगे तो वो ये होगा, NaI plus H2SO4 the two reactants, और NaHSO4 H2S आयोडीन एंड वाटर, ये हमारे जो है ना ये फाइनल प्रोडक्ट्स है। अब सर इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखें, इसमें सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 से -2 हो रहा है, -2। ये बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है, सो हम ये कहेंगे आयोडाइड आयंस ने क्या किया, H2SO4 को रिड्यूस कर दिया इनटू H2S। ठीक है, और खुद क्या हुआ, एंड दे ऑक्सीडाइज टू आयोडीन। खुद जो है ना वो I- ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन बन गया और उसको जो है वो रिड्यूस करके H2S बना दिया इसने। ठीक है, अब बच्चों सबसे बड़ा जो चेंज आ रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर में, आप देखें वो आयोडाइड लेकर आ रहा है। आप देखें क्लोरीन के साथ सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया था, क्लोराइड के साथ, तो क्लोरीन नहीं कहना चाहिए, क्लोराइड कहना चाहिए। ब्रोमाइड के साथ सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है 2 का, +6 से +4, और आयोडाइड के साथ इसके अंदर चेंज सबसे बड़ा आ रहा है। आप देखें इसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो +6 से -2, सबसे बड़ा चेंज इधर आ रहा है। इससे कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, अच्छा इसका फ्लोराइड का तो रिएक्शन ही नहीं होता H2SO4 के साथ, सो हेंस यू कैन कंक्लूड के सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इन सारों में से वो
आयोडाइड है। ठीक है, तो H2SO4 के साथ जो रिएक्शन है, अगर एग्जामिनर पूछे कि हाउ कैन यू प्रूव के H2SO4 के रिएक्शन से कि आयोडाइड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप कहेंगे बिकॉज जो सबसे बड़ा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉज कर रहे हैं वो आयोडाइड कॉज कर रहे हैं इन सल्फर ऑफ H2SO4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, अब ये स्लाइड्स, ओके, अब जरा आगे देखते हैं। मैंने अभी खैर ये काफी डिटेल में आपको बता दिया कि ये तो सारी बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये वाली बात जो मैंने अभी आपको कंक्लूजन कर दिया, द लार्जेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर in H2SO4 is caused by iodide, so iodide is the strongest reducing agent। ठीक है, चलो सर, ये तो मेरे ख्याल में अब बच्चों को पता है, लैब में आपने काफी दफा कर लिया, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिस्कस कर लिया था। इनके टेस्ट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के टेस्ट, ठीक है। फ्लोराइड का टेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग बस क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का टेस्ट करते हैं। फ्लोराइड का टेस्ट भी समझो एक तरह से हो ही जाता है कि वो पीपीटी नहीं बनाता, तो सिल्वर नाइट्रेट डालने पे क्लोराइड बनाता है व्हाइट पीपीटी। किस चीज के होते हैं? GCl के होते हैं। ब्रोमाइड बनाता है क्रीम पीपीटी, ठीक है, या ऑफ वाइट भी कहते हैं उसको, वो सिल्वर ब्रोमाइड के होते हैं। और आयोडाइड बनाता है येलो पीपीटी, वो सिल्वर आयोडाइड के होते हैं। अमोनिया डालने पे जो सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड की पीपीटी डिजोल्व पार्शियली होते हैं, और जो सिल्वर आयोडाइड के पीपीटी होते हैं वो इनसॉल्युबल रहते हैं, वो डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, तो ये तो सिंपल है बच्चों, काफी दफा आप पढ़ चुके हैं, लैब में भी आप ये काम कर चुके हैं, सो यू नीड टू लर्न दिस। ओके, चलिए अब सिंपल है, इन सब के अंदर क्या हो रहा है, सिल्वर आयंस के साथ हैलाइड आयंस का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑल हैलाइड आयंस एक्सेप्ट फ्लोराइड रिएक्ट्स विद सिल्वर आयंस टू फॉर्म प्रेसिपिटेट्स। तो ये जो प्रेसिपिटेट्स हैं ये किस किस के होते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सिल्वर के साथ क्लोराइड रिएक्ट करके AgCl बनाएगा, सिल्वर के साथ ब्रोमाइड रिएक्ट करके जो है AgBr बनाएगा, AgCl के व्हाइट पीपीटी, AgBr के ऑफ व्हाइट या क्रीम पीपीटी, और सिल्वर के साथ आयोडाइड रिएक्ट करके सिल्वर आयोडाइड बनाएगा, येलो पीपीटी। ठीक है, AgNO3 डालने का मकसद ये है कि आपको सिल्वर आयंस के लिए तो सोर्स चाहिए, तो AgNO3 सिल्वर की सोर्स है, क्योंकि सिल्वर के ना बहुत सारे कंपाउंड्स सॉल्युबल नहीं होते, लाइक सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल नहीं होता। तो हम सिल्वर नाइट्रेट इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि सिल्वर नाइट्रेट इज सॉल्युबल और वो Ag आयंस प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर भी जरा आप लोग देखें कि बस प्रेसिपिटेट का जो कलर होता है ना, अच्छा बच्चे मुझे पूछते हैं सर ये अमोनिया क्यों डालते हैं आप, जब हमें कलर से पता चल जाता है। देखो कभी कभार ऐसा होता है ना, कलर्स थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, जिस तरह ऑफ वाइट और येलो, कभी कभार बच्चों को डाउट होता है कि यार ये पता नहीं ऑफ वाइट है या ये येलो है, तो क्रीम और येलो में कंफ्यूजन होती है, कभी कभार व्हाइट और क्रीम में कंफ्यूजन होती है। तो अमोनिया इसको कहते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट, यानी एक कंफर्म हो गया कि हाँ यार ये AgCl है या ये AgBr है, तो वो डिजोल्व होने से ना अमोनिया में हमें एक तरह से कंफर्म हो जाता है कि वो चीज क्या है। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन का मतलब आपने अक्सर ये सुना होगा कि अमोनिया ये अपना सिल्वर नाइट्रेट डालने से पहले, पता नहीं आपने लैब में ये काम किया या नहीं किया, हम HNO3 ऐड करते हैं। देखो, बिफोर एडिंग सिल्वर नाइट्रेट to halide ions, we first add
HNO3 to eliminate the presence of carbonate और OH। देखिए मैं आपको बताता हूँ, असल में कार्बोनेट और OH जो है ना वो बहुत आइडेंटिकल रिजल्ट देते हैं क्लोराइड्स, ये हैलोजेंस जैसे। अब का मिसाल दे रहा हूँ, सपोज करो तुम में से किसी एक ने, सपोज करो सना ने जो है ना वो कहा कि सर मैं चेक करती हूँ उसमें क्लोराइड है या नहीं है। उसने सिल्वर नाइट्रेट डाला और वाइट पीपीटी आ गया, उसने कहा सर क्लोराइड है, बट एक्चुअली वो क्लोराइड के व्हाइट पीपीटी नहीं आते, वो कार्बोनेट के थे, क्योंकि कार्बोनेट, सिल्वर कार्बोनेट के भी व्हाइट पीपीटी आ जाते हैं। ठीक है, अब इसको तो लगा क्लोराइड है, तो ये तो लिखकर आ गई कि भाई क्लोराइड एंड प्रेजेंट, बट एक्चुअली वो क्लोराइड थे नहीं, वो कार्बोनेट थे। तो कार्बोनेट और क्लोराइड जो है ना, या हाइड्रोक्साइड भी, इवन हाइड्रोक्साइड, ये बड़े आइडेंटिकल रिजल्ट्स देते हैं। तो जब आप HNO3 डालते हैं ना, एसिड है ना HNO3, तो HNO3 कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके उनको एलिमिनेट कर देता है। तो मिसाल के तौर पे अब सना ने अगर पहले HNO3 डाल लिया होता ना, तो वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड बना के उड़ा देते। अब जब वो सिल्वर नाइट्रेट डालती तो व्हाइट पीपीटी नहीं आते, क्योंकि कार्बोनेट जो थे वो तो HNO3 से रिएक्ट कर गए। ठीक है, और अब उसने जब सिल्वर नाइट्रेट डाला तो कोई रिजल्ट नहीं आया, तो ये कह देगी नो क्लोराइड प्रेजेंट, विच इज द राइट आंसर, क्योंकि उसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट नहीं है। इससे पहले जो उसने क्लोराइड आयंस कहा था वो एक्चुअली क्लोराइड नहीं थे, कार्बोनेट थे। ठीक है, तो बच्चों HNO3 हम इसलिए डालते हैं ताकि वो रिएक्ट कर ले कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड से। अब बच्चे मुझसे एक और सवाल पूछते हैं, कहते हैं सर HNO3 ही या कोई भी एसिड डाल सकते हैं? नहीं, कोई भी एसिड नहीं डालो, HNO3 डालो। असल में HNO3 इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नाइट्रेट आयंस होते हैं ना, NO3 आयंस, क्योंकि HNO3 डालोगे तो नाइट्रेट आयंस भी आएंगे। नाइट्रेट आयंस जो है ना वो रिएक्ट नहीं करते दूसरी चीजों से और प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाते। जिस तरह अगर अब HNO3, अगर नाइट्रेट आयन होंगे भी ना, तो आप अगर कोई और रिएजेंट डालेंगे, लाइक आप सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, तो उसके अंदर पहले से ही नाइट्रेट मौजूद है ना, तो सिल्वर नाइट्रेट में भी तो नाइट्रेट है, तो HNO3 भी नाइट्रेट है, तो कुछ भी नहीं होगा, बस नाइट्रेट आयंस अपनी जगह पे पड़े रहेंगे। लेकिन सपोज करो तुमने HCl डाल दिया, अब तुम्हारा मकसद तो HCl डालने का ये था कि यार मैं HCl डाल के ये कार्बोनेट को एलिमिनेट कर दूं, और ये वाकई सच है कि HCl डालने से कार्बोनेट रिएक्ट कर जाएगा, किसी भी एसिड से कार्बोनेट रिएक्ट कर लेगा। लेकिन मुसीबत ये हो गई कि तुमने Cl आयंस भी तो डाल दिए ना सोल्यूशन में, तो वो पहले Cl तो थे नहीं, तुमने अब डाल दिए Cl आयंस, और Cl आयंस खुद प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको HNO3 डालना है, क्योंकि HNO3 में नाइट्रेट होते हैं, और जाहिर है सिल्वर नाइट्रेट में भी नाइट्रेट है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं कॉज करेगा रिजल्ट के अंदर। ठीक है, और नाइट्रेट्स वैसे सॉल्युबल होते हैं, तो उनके पीपीटी वैसे भी नहीं बनते। ठीक हो गया भाई, तो ये मैंने आपको लिख दिया। क्यों डालते हैं ये? इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर CO3 और OH आयंस इम्प्योरिटीज सिमिलर, तो हमें, अगर हमने कहा टू एलिमिनेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट एंड OH आयंस, ठीक है, इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज, ये इम्प्योरिटीज के तौर पर इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ। ठीक है, एज दे प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट्स एज हैलाइड आयंस। ठीक है, ये होता है, इसलिए आप इनको डाल देते हैं। क्लियर हो गया बच्चों ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, so by adding HNO3 we prevent the following reactions if carbonate और OH are present as impurities। देखो ये वाले रिएक्शन होते हैं, तो सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर और कार्बोनेट रिएक्ट करके सिल्वर कार्बोनेट बना लेते हैं, तो हम इस रिएक्शन को प्रिवेंट कर लेते हैं, और हम सिल्वर और OH रिएक्ट करके सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, हम इसको भी प्रिवेंट कर लेते हैं। तो बेसिकली दीज आर द टू रिएक्शंस दैट वी मैनेज टू प्रिवेंट। ठीक है, तो ये वाली बात बच्चों मैंने आप लोगों को पूरी समझा दी है, वही चीज लिखी हुई है, बस इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक।
तो अच्छा, ये मैंने बता दिया, कार्बोनेट को HNO3 में डालोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रेट आयन बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाती है, और OH को HNO3 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वाटर और NO3 बना लेगा। ठीक है, सो अब मैं इसको कंक्लूड कर दूं तो हम क्या करते हैं, पहले HNO3 डालते हैं, फिर सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। तो पहले HNO3 डालने से हमें फायदा ही होता है कि अगर कोई कार्बोनेट है या OH है तो देखो वो ऊपर वाला जो रिएक्शन है वो हो जाता है, उनके आयंस एलिमिनेट हो जाते हैं। अब अगर हैलोजन है तो आप उसका टेस्ट से पता चल जाएगा कि वो है या वो नहीं है। ठीक है, वरना क्या होगा कि हैलोजन नहीं भी होगा, कार्बोनेट होंगे तो उसकी वजह से आपको लगेगा कि उसमें हैलोजन है, क्योंकि उसका रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा कार्बोनेट होता है। चलिए, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। ठीक है, बस थोड़ा सा रह गया बच्चों, ये इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, ये मैंने बस एक बुक का वो डाल दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया है, सो वही चीज है, नथिंग। अच्छा, अब कुछ यूजेस जरा बता दें इसके हैलोजेंस के। बच्चों, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जो हैलोजन से बनाए जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल PVC। PVC इज अ क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड, बहुत यूजफुल कंपाउंड है। ये जो प्लास्टिक पाइप्स होते हैं, वाटर पाइप्स, इंसुलेशन पाइप्स, इलेक्ट्रिक पाइप्स, इसमें PVC बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद टेफलॉन। टेफलॉन बेसिकली ये नॉन स्टिक पैन्स के ऊपर जो एक लेयर होती है, टेफलॉन टेप्स होते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मटेरियल है जिसके अंदर फ्लोरीन मौजूद होते हैं। तो ये इसके हैलोजेंस के कुछ यूजफुल कंपाउंड्स हैं। अच्छा, ये वाटर प्यूरिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पीछे पढ़ा दिया है, आप बस इसको रीड कर लीजिएगा, या ऑलरेडी मैंने आपको उसी साइड पर इसके बारे में डिटेल में बता दिया। अच्छा, ब्लीच इसका एक यूज है, बस इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो, बहुत सारे जो कमर्शियल ब्लीच है ना, आपने सुना होगा जो ब्लीच इस्तेमाल होते हैं वो क्लोरीन के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, क्लोरीन का ये जो कंपाउंड है ना, NaClO, जिसको हम NaOCl भी लिखते हैं, ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और एंड ब्लीचेस थिंग, ये ब्लीच आपने देखा होता है कि ये हम घरों में भी डोमेस्टिकली भी यूज करते हैं। अच्छा, ये जो बालों वगैरह को ब्लीच करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, डीकलराइज कर देता है। तो उसके अंदर बस ये क्लोरीन का जो कंपाउंड है NaClO, जिसको NaOCl कहते हैं, ये बड़ा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ब्लीच कर देता है चीजों को। तो दिस इज नॉर्मली यूज्ड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पेस्टिसाइड समझते हो, जो जो सॉइल के अंदर डाला जाता है, ये पेस्ट कंट्रोल के लिए, समझो आसान जबान में कीड़े वीड़े मारने के लिए जो होता है ना, सो उसके अंदर ये क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये भी इसका एक बहुत बड़ा कमर्शियल यूज है कि ये जो कीड़े मारने की दवाइयां होती हैं, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनका पेस्टिसाइड्स का वही वाला मसला होता है जो CFCs का होता है। ठीक है, और सॉरी, CFCs कह रहा हूँ, इनका ये वही वाला मसला होता है जो बेसिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का होता है। क्योंकि ये बहुत मुश्किल से ब्रेक डाउन होते हैं एनवायरनमेंट में, तो ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो फूड चेन में एक्यूमुलेट करना मतलब है, देखो वो जो खाद है, सॉइल है, जिसको हमने इस्तेमाल किया है ना ये पेस्टिसाइड्स, वो जाहिर है फूड चेन के थ्रू इंसानों में, जानवरों में जाती है। अब क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो पाती, तो वो आपके बॉडी के अंदर रहती है, वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में फूड चेन के थ्रू जो है वो ट्रांसफर होती जाती है। तो इसलिए मॉडर्न डे में इसका यूज जो है ना वो बहुत लिमिटेड कर दिया गया है, क्योंकि ये हमारे लिए ज़ाहिर नुकसानदेह होती जा रही है। ओके, ठीक हो गया जी। CFCs, देखो CFCs का डिस्कशन अब ऐसा हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने इसका यूजेस में डाल दिया है। देखो अब तो खैर ये यूज भी नहीं रहा ना, लेकिन बस इसका जिक्र करना जरूरी है। CFCs क्या होते हैं? नॉन फ्लेमेबल एंड नॉट वेरी टॉक्सिक। सर, CFCs इस्तेमाल कहाँ होते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ। रेफ्रिजरेटर्स में, प्रोपेलेंट्स में, एरासोल्स में, फोम प्लास्टिक्स बनाने में, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन बनाने में, फोम बनाने में, ड्राई क्लीनिंग के लिए सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करने में, डीग्रीसिंग मतलब ग्रीस को डिजोल्व करने के लिए। सर, बहुत यूजफुल कंपाउंड था। देखो मैं तो बताऊं, CFC जब डिस्कवर हुआ था ना, तो लोगों ने
बहुत खुशी मनाई थी, इतना यूजफुल कंपाउंड था, सस्ता भी था, टॉक्सिक भी नहीं था, फ्लेमेबल भी नहीं था। सो लाइक आप एक तरीके से समझे कि लोगों ने कहा था यार ये तो कोई दुनिया की जबरदस्त चीज बन गई है, इतने एक्सटेंसिव यूजेस के साथ और इतने लेस प्रॉब्लम्स के साथ ये आई थी। लेकिन बाद में सालों बाद जाके हमें कहीं पता चला कि भाई ये तो ओजोन लेयर को तबाह कर रही है, डिप्लीट कर रही है पूरी ओजोन लेयर की, इसने ऐसी तैसी कर दी है। वी केम टू नो अबाउट दिस years आफ्टर इसका डिस्कवरी एंड यूज। फिर जाहिर है केमिस्ट वर फोर्स्ड नॉट टू यूज CFCs, क्योंकि जाहिर है ये पूरी ओजोन लेयर को डिप्लीट करके, आपको पता है ना ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। अच्छा इसकी डिटेल मैंने कहा हमारे सिलेबस में नहीं है। बेसिकली ये टूट के ना इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, और वो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स जो है ना वो जाके ओजोन से रिएक्ट करते हैं। तो उससे ग्लोबल वार्मिंग ज़ाहिर हुई, उससे जो है ना वो आपके ग्लेशियर्स मेल्ट होना स्टार्ट हुए। तो इसलिए हम CFCs का इस्तेमाल टोटली अब बैन हो चुका है। लेकिन दुनिया अभी भी इस्तेमाल करती है बिकॉज ज़ाहिर है इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। बट आप देखें क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करने की, इसीलिए इनको यूज नहीं करते। ठीक है, सो हम ये कहते हैं भाई ये जो ये ना मैंने कहा गिफ्ट फ्री ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाते हैं विच विल डिस्ट्रॉय द ओजोन। अब आपने इनको रिप्लेस कर दिया है विद लेस एनवायरमेंटली हार्मफुल। तो इसके अंदर कुछ फ्लोरोहाइड्रोकार्बन हमने जो है वो यूज करना स्टार्ट किए हैं, कुछ और हाइड्रोकार्बन है, बट वो उतने एफिशिएंट अभी भी नहीं है जितने CFCs थे। तो CFC की बच्चों याद तो हमें अभी भी बहुत आती है इन टर्म्स ऑफ इट यूज, बिकॉज उतने उतने बेहतर एफिशिएंसी वाला कोई और कंपाउंड फिलहाल अभी से बना नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इसके यूजेस हैं हैलोजेंस के जो मैंने यहाँ पर लिख दिए। वी आर डन विद द टॉपिक ऑफ हैलोजेंस। ठीक है जी, हैलोजेंस कंप्लीट हो गए बच्चों। इसके रिएक्शंस कम है, ज्यादा नहीं है, बाकी तो एक दफा समझो पढ़ने का है टॉपिक। इसके रिएक्शंस आप फटाफट बस अभी काम करें, इसके रिएक्शंस याद कर लें। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर।